अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 का एक लेक्चर कवर कर रहे हैं, बड़ा ही अहम लेक्चर कवर कर रहे हैं और वो है द लॉ ऑफ मास एक्शन यानी कि इक्विलिब्रियम लॉ के बारे में। और ये जो इक्विलिब्रियम लॉ है, जब आप इसको पढ़ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसकी मदद से आप जो है वो एक्सप्रेशन ड्राइव कर पाएंगे केसी के लिए, ठीक है ना, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और फिर एक रिलेशन है बिटवीन के सी एंड के पी, वो भी आप समझने के काबिल हो जाएंगे। याद रखिए 1864 के अंदर गुल्डबर्ग और वेग ने एक फॉर्मूला बनाया, एक जनरलाइजेशन बनाई, जो कि हमें बताती है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी कि जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस की, वो रिवर्सिबल रिएक्शन पर कैसे असर अंदाज होती है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए, और वही जो फॉर्मुलेशन उन्होंने करी, वही जो एक जनरल बात उन्होंने बताई, उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, या हम उसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। बट बिफोर स्टडिंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं एक्टिव मास। आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक्टिव मास किसे कहा जाता है, फिर आप जो है वो स्टेटमेंट को सही तरह से समझ पाओगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 71 ग्राम्स हैं ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। क्लोरीन के हमारे पास 71 ग्राम्स हैं। तो अगर बताया जाए कि ये कितना एक्टिव मास इसका क्या है, तो याद रखो 71 ग्राम का मतलब हो गया जो मॉलिक्यूलर मास है क्लोरीन का, वो होता है 35.5। तो ये कितने मोल बन गए, 71 का मतलब हो गया 71 डिवाइड बाय 35.5, ये बराबर आ गए 2 मोल्स के। तो अगर मैं कहूँगा कि ये 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन है, तो बेसिकली इसका जो एक्टिव मास है वो कितना बना, ये बन गया 2 मोल्स पर डी एम क्यूब, ठीक है ना। 71 ग्राम पर डी एम क्यूब था या पर लीटर था ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। तो एक्टिव मास क्या है, एक्टिव मास ये है कि आप जो है वो सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है उसको मोल पर डी एम क्यूब में या मोल पर लीटर में जाहिर करें, ठीक है ना। और जब भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो अमाउंट है, जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि क्लोरीन का अमाउंट है, तो उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के क्लोरीन का बन गया एक्टिव मास ऑफ क्लोरीन, यानी कि जहाँ कहीं पे भी आप ऐसा लिखा हुआ देखोगे तो उसको आप क्या पढ़ोगे, उसको आप पढ़ोगे एक्टिव मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है जी। तो एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट हो गया, जब भी कंसंट्रेशन को, उसके अमाउंट को मोल पर डीएम क्यूब के अंदर शो किया जाए किसी भी सब्सटेंस के, तो वो उसका एक्टिव मास कहलाता है। अब अगर आपको समझ में आ गया एक्टिव मास, तो चलिए चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ कि क्या कहता है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रेट है जिस पर कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके एक्टिव मास पे। यानी कि कोई सब्सटेंस कितना जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि उसका एक्टिव मास कितना मौजूद है। अगर किसी सब्सटेंस का मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा, तेज़ी से रिएक्ट करेगा, और अगर उसका अमाउंट कम है तो वो स्लोली रिएक्ट करेगा, जिसको मैथमेटिकली हम इस बात से जाहिर कर सकते हैं कि रेट डायरेक्टली डिपेंड करता है रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने ऑलरेडी बताया कि हम एक्टिव मास के लिए लगाते हैं। तो याद रखिए अगर किसी सब्सटेंस का एक्टिव मास ज़्यादा है तो वो रिएक्शन भी तेज़ करेगा, अमाउंट ज़्यादा है जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा, और जैसे ही अमाउंट कम होता रहेगा तो रेट भी कम होता रहेगा, जो कि इक्विलिब्रियम लॉ का पहला पार्ट है। और अगर आप एक रिएक्टेंट की बात कर रहे हो तो हो गया रेट। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो याद रखिए जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट्स जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा हैं जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर जो रिएक्शन का रेट होगा वो दोनों पे डिपेंड करेगा, ना कि किसी भी एक पर। यानी कि आप समझो कि एक का अमाउंट ज़्यादा, एक का अमाउंट कम, मतलब एक का जो एक्टिव मास है वो ज़्यादा, एक का एक्टिव मास कम है, तो ओवरऑल ज़्यादा की वजह से ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि दोनों का ज़्यादा होना ज़रूरी है, दोनों रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास होना ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट 1 इनटू रिएक्टेंट 2। अगर बीच में प्लस लगा होता ना, तो किसी भी एक अमाउंट के ज़्यादा होने से सम ज़्यादा आ जाता, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्या यहाँ पे कि दोनों रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस जितने ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट है, तो उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम लॉ। एक बात कि एक सब्सटेंस का जो रिएक्ट करना है वो डिपेंड करता है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मास पे। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन की ओवरऑल बात करो तो दोनों रिएक्टेंट के जो एक्टिव मासेस हैं उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक जनरल रिएक्शन है अगर, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं,
ए एंड बी, और ये आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये मिलकर बना रहे हैं सी एंड डी। ठीक है ना, दो चीज़ें बना रहे हैं। तो अगर मैं इस जनरल रिएक्शन को कंसिडर करता हूँ तो इस रिएक्शन के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस पर डिपेंड करता है। स्क्वायर ब्रैकेट ए का मतलब क्या हो गया, ये एक्टिव मास है किस चीज़ का, एक्टिव मास ऑफ ए, और इसी तरीके से जो बी है ये किसे जाहिर कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है एक्टिव मास ऑफ बी, यानी कि सेकेंड रिएक्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन यही है इन सिंपल वर्ड्स कि वो दोनों के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि मैंने आपको बताया था उसको ड्राइव करना है, बेसिकली उसको समझना है विद द हेल्प ऑफ दिस द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो कंसिडरेशन करते हैं थोड़ी सी। हम यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पर m मोल्स ऑफ ए, m क्या है, m इज द नंबर ऑफ मोल्स, कि कितने मोल्स हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, और किस चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं। n क्या है, n भी है नंबर ऑफ मोल्स और वो b सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स हैं। फिर x जो है ये भी नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये नंबर ऑफ मोल्स हैं c के जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, और y भी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ d जो कि प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है ना, तो m a यानी कि m इंटू a के m मोल्स कंबाइन हो रहे हैं b के n मोल्स से, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हमें x मोल्स मिल रहे हैं c सब्सटेंस के और y मोल मिल रहे हैं d सब्सटेंस के। ये एक हमारे पास रिएक्शन है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को ड्राइव करना चाहते हैं तो अभी अभी जो हमने सीखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा बी, लेकिन अहम बात यह है कि कितने टाइम्स है, तो ये m टाइम्स a यानी कि a टू दी पावर m और b टू दी पावर n, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो पावर्स के अंदर आ गए। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल का साइन आता है और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, लेट से k1 कर देते हैं, या इसको kf भी कर सकते हैं। kf का मतलब होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट और m यानी कि एक्टिव मास ऑफ a और उस टू दी पावर m जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, और यहाँ पर आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ b टू दी पावर n जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और अब अगर मैं इसके जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसकी बात करूँ, रिवर्स रिएक्शन है उसकी बात करूँ, तो जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स का बनना ऊपर के लिहाज से, तो वो डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या क्या C के एक्टिव मास टू दी पावर x हैं उसके मोल्स और D की पावर y के एक्टिव मास, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है, इक्वल का साइन आता है और आता है कांस्टेंट। यहाँ आने वाला कांस्टेंट होगा K2 लेट से, या KR कर सकते हैं रिवर्स रिएक्शन। ये आ जाएगा C टू दी पावर x और ये भी आ जाएगा D एक्टिव मास ऑफ D टू दी पावर y। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अब जैसा कि हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि दोनों रेट्स बराबर होंगे, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो हो जाता है बराबर किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन के रेट के। जब दोनों ही बराबर हैं तो इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इनको कंपेयर कर लेते हैं। देख लो आप स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट लेना है लिखना है तो लिख लो, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास K1 और क्या आ रहा था, A टू दी पावर कितने थे, m टाइम्स थे, B और यहाँ पर आ जाएगा पावर n, ये आ जाएगा बराबर K2 और साथ में क्या लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ था C टू दी पावर x और D टू दी पावर y। ठीक है ना, देख भी लो एक बार, इस तरीके से था ये। तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को बराबर करके लिख दिया है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, जब इनको मैंने बराबर लिख ही दिया है तो एक कांस्टेंट निकालना है, तो एक काम करो, एक जैसी वैल्यूज एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट्स एक तरफ, K1 डिवाइडेड बाय K2 इधर आ गया, इस तरफ क्या क्या आ जाएगा, C टू दी पावर x और यहाँ पर आ गया D टू दी पावर y और यहाँ पर आ जाएगा A टू दी पावर m और B टू दी पावर n, यानी कि ऊपर प्रोडक्ट्स के लिए आ गया, नीचे आ गया जो रिएक्टेंट्स थे उनकी वैल्यू,
और ये जो लिखा हुआ है K1 प्लस K2, इसको मिला के एक कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं और हम इसको नाम देते हैं KC, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसके बराबर आ गया, ऊपर आ गया एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर x, एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर y डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर m और एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर n। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए, n लिखा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए कि हमने एक्टिव मासेस जो प्रोडक्ट्स के थे वो ऊपर आते हैं और रिएक्टेंट्स के आते हैं नीचे। तो इस तरीके से बन जाता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो K है, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, तो एक एग्जांपल करके भी आपको समझा देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई रिएक्शन आ जाए तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जांपल करके एक मरतबा वैल्यू निकालना आ जाए ना, बाकी तो न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो KC अगर मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ लेट से, और मुझे एक रिएक्शन गिवन है, यहाँ पे रिएक्शन क्या गिवन है, PCl5 एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और उस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर PCl3 बन रहा है और Cl2 बन रहा है। तो आप देख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स तो बहरहाल 1 आ रहे हैं, तो कुछ पावर में जाएगा नहीं, सीधा सीधा सा काम होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, KC की वैल्यू लिखेंगे। तो मैंने बोला ऊपर आने चाहिए प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस यानी कि एक्टिव मास PCl3 का लिखना पड़ेगा और एक्टिव मास क्लोरीन का लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे और डिवाइडेड बाय नीचे क्या चीज़ है, नीचे हमें नज़र आ रहा है सीधा सीधा लिखा हुआ PCl5, तो ये हो जाएगा PCl5। ठीक है, तो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ आ गई प्रोडक्ट और नीचे आ गई वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से हमने इसको फॉर्म कर लिया। और एक एग्जाम्पल तो ये थी पहली एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल और देख लो, एक और अच्छा सा रिवर्सिबल रिएक्शन आसान सा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल पाओ ना, तो ईजी हो जाएगा। लेट से हाइड्रोजन आयोडाइड वाला कर लेते हैं। ये आ गया, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें हाइड्रोजन आ रहा है और साथ में आ रहा है आयोडीन। तो इसकी अगर KC का कांस्टेंट का फॉर्मूला बनाना है तो मैंने आपको तरीकेकार बताया। आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखना है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट में हमारे पास आ रहा है H2 और ये आ रहा है हमारे पास I2। इनके एक्टिव मासेस ऊपर आ गए और नीचे जो है वो एक्टिव मास आएगा HI का, लेकिन इसके 2 मोल्स हैं तो टू दी पावर 2 आ जाएगा। यही बात मैं समझा रहा था कि जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको हम लिख देते हैं पावर में। ठीक है जी, ये आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थोड़ी सी वेरिएशन के साथ अब आपने समझना है कि गैशियस इक्विलिब्रियम हो तो क्या होगा, यानी कि जो रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम है वो गैशियस फॉर्म में आ रहा है, तो फिर किस चीज़ का फ़र्क आना चाहिए। तो याद रखिए इसके लिए एक रूल है कि गैशियस इक्विलिब्रियम सिस्टम जो होते हैं उनमें हम पार्शियल प्रेशर्स को इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल प्रेशर यानी कि उन गैसेस का प्रेशर सेपरेटली इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यूज़ नहीं करते, अमाउंट यूज़ नहीं करते, बल्कि उनके पार्शियल प्रेशर को इस्तेमाल करते हैं। और जब हम पार्शियल प्रेशर को इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस इन गैशियस केमिकल इक्विलिब्रियम। इट इज़ डिनोटेड बाय Kp। जब भी गैशियस इक्विलिब्रियम होता है तो उसको हम किस तरीके से, उसको हम पार्शियल प्रेशर की मदद से करेंगे, ना कि कंसंट्रेशन की मदद से, जैसे कि हम इससे पहले करते आ रहे थे। जैसे कि हमारे पास आगे एक रिएक्शन, ये आ गई एक गैशियस फॉर्म में, एक A और फिर दूसरा जो आ गया ये आ गया B और ये भी गैशियस फॉर्म में है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ साथ बन रहा है C इन फॉर्म ऑफ गैस और फिर बन रहा है D इन फॉर्म ऑफ गैस। तो अब KC की वैल्यू नहीं है बल्कि हम निकालेंगे KP की वैल्यू। देन लिखेंगे क्या, इसको लिखा जाएगा KP, वैल्यूज़ वही आएंगी, प्रोडक्ट की वैल्यूज़ ऊपर आ जाएंगी और ऊपर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C, कंसंट्रेशन नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C और मल्टीप्लाई आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का पार्शियल प्रेशर ऑफ A और साथ में आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ D। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे KP की वैल्यू। और KP जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ऑफ गैशियस फॉर्म। और जबकि मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ PA, व्हाट इज़ PB, व्हाट इज़ PC एंड व्हाट इज़ PD, ये सब क्या है, पार्शियल प्रेशर्स हैं, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, लाइन वाइज ये सब इनके पार्शियल प्रेशर को जाहिर कर रहा है। ठीक है भाई, तो एक आपने समझ लिया कंसंट्रेशन की फॉर्म में, गैशियस इक्विलिब्रियम का आपने समझ लिया प्रोडक्ट की फॉर्म में। सो कैसे रिलेट कर सकते हैं हम किसी भी KC और KP को आपस में कैसे रिलेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो याद रखिए उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं।
वन बाय वन आपने कंडीशन समझनी है, वो एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं और वैसे भी आपको पता तो होनी चाहिए। अगर केपी और केसी दोनों की वैल्यूज बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब उस रिएक्शन के अंदर जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर अगर वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब केपी की वैल्यू केसी के बराबर होगी, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। क्या मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा? आप यहाँ पे देखें, इसके कितने मोल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको इसके 2 मोल्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि 2 वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इसका 1 मोल है और यहाँ पर इसका 1 मोल है, यानी कि 1 वॉल्यूम है। तो 1 + 1 कितना हो गया? 1 + 1 भी बराबर हो गया 2 के। तो आप देख सकते हैं कि इसके भी 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के भी 2 मोल्स हैं। तो क्योंकि दोनों तरफ इक्वल वॉल्यूम है तो इसका मतलब केसी और केपी बराबर होंगे। दूसरा ये केस हो सकता है कि केपी की वैल्यू केसी की वैल्यू से ज़्यादा हो, और ऐसा तब होगा जब आप देखेंगे इंक्रीज इन वॉल्यूम। और आप ऐसे याद रखना ना, वैसे तो पी का मतलब ये होता नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर लो कि पी शो कर रहा है प्रोडक्ट को। ये सिर्फ रिएक्शन समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं कि आप पी से प्रोडक्ट समझो। तो प्रोडक्ट की वैल्यू सी से ज़्यादा आ रही है, कुछ भी बना लो, हालांकि वो पार्शियल प्रेशर है। तो अगर इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा तो हम कहेंगे के पी इज़ ग्रेटर देन के सी, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हो इसके कितने मोल्स नज़र आ रहे हैं, इसके 2 वॉल्यूम नज़र आ रहा है, इसका 1 वॉल्यूम नज़र आ रहा है और इसके 3 वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। तो कितने हो गए? 3 + 1, ये हो गया 4, ये हो गया 2। तो 2 क्योंकि कम है, छोटा है, तो इसका मतलब के पी की वैल्यू के सी से ज़्यादा होगी। और तीसरा हमारा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है कि के पी इज़ लेस देन के सी, और तो कुछ केस हो नहीं सकता। और ये तब होगा व्हेन वी सी डिक्रीज इन वॉल्यूम, किसी रिएक्शन के अंदर वॉल्यूम में कमी आ रही हो, यानी कि पहले वॉल्यूम ज़्यादा, बाद में वॉल्यूम कम। ये आ गया 2 वॉल्यूम्स, 2 मोल्स, यहाँ पर आ गया 1 मोल। और आप देखिए बाद में क्या हो रहा है, बाद में यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 2 मोल्स। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे 3 मोल्स आ रहे हैं और टोटल, और यहाँ पे आ रहे हैं 2 मोल्स। तो वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया यहाँ पर डिक्रीज, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो के पी इज़ लेस देन के सी। ठीक है जी, तो इक्विलिब्रियम लॉ समझ गए, ये जो के सी की वैल्यू है वो समझ गए, के पी की वैल्यू समझ गए, और इनका आपस का रिलेशन समझ गए। बस अभी असाइनमेंट नोट करो और इसको खुद करने की कोशिश करो, कमेंट्स के अंदर बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और कोई कन्फ्यूजन है, कुछ और समझना हो तो उसको लिखना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।